नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां रात दिन राहत एवं बचाव कार्य में मसरूफ। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी। मौसम विभाग की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। एफपीओ के माध्यम से पीएसईज को मजबूत करना विषय पर 14 जुलाई को नई दिल्ली में होगा मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुआ मुख्य सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्र में स्टार्टअप द्वारा की गई पहलों का किया मूल्यांकन। पीएमएमएसवाई योजना गतिविधियों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी की साझा। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें कुदरत की मार की कहानी बयां कर रही हैं। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पुल पर रेलवे और यातायात की आवाजाही रोक दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार की सुबह 206.32 मीटर तक पहुंच गया है। जलस्तर के अभी और बढ़ने का अनुमान है। हथनी कुंड बैराज से हर घंटे औसतन 2.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। रात 9 बजे अधिकतम 3,20,893 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेलवे ने पुराने यमुना पुल से रेलगाड़ियों के आवागमन को मंगलवार की सुबह 6 बजे से स्थगित कर दिया है। यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर चले जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति में आगामी 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों से घर के बाहर ना निकलने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से ब्यास नदी में सैलाब आ गया है। इससे 700 से ज्यादा सड़कें बह गई हैं। तमाम पुल भी नदी की चपेट में आकर गायब हो गए हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू जिले में पड़ा है। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वहीं पंचवक्त्र मंदिर के पास नदी के जलस्तर में कमी आई है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद अवरुद्ध हो गया है।
और इस बीच हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भूस्खलन के कारण बंद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। ड्रोन से ली गई वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बीच राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीकर, जयपुर और अजमेर में निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। जयपुर में मूसलाधार वर्षा होने से सड़कों पर पानी भर गया और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उधर उदयपुर की फतेह सागर झील कल देर शाम से ओवरफ्लो हो गई। ऐसे में झील के 2 गेट खोले गए हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक मूसलाधार वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। राज्य पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास की बस्तियों का खतरा पैदा हो गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। देहरादून में बारिश होने से जगह जगह जलभराव हो गया है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर है। हालांकि अभी ये चेतावनी स्तर 293 मीटर से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार व आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज तड़के से ही क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, जिस कारण नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में 3 दिन से मूसलाधार वर्षा का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन भारी वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। भारी बारिश की मार झेल रहे उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को अब राहत मिलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि पंजाब में बारिश की रफ्तार धीमी हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में कुछ शहरों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। करनाल के कई गांवों में जलभराव हो गया है। जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अन्य खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को नई दिल्ली में एफपीओ के माध्यम से पीएसीज को मजबूत करना विषय पर एक दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। कॉन्क्लेव में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ देश भर के एफपीओज के सदस्य भी भाग लेंगे। इस मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। एफपीओज किसानों द्वारा गठित संसाधनों को एकत्रित करने और उन्हें अच्छा बार्गेन करने में सक्षम बनाने वाली सामूहिक संस्थाएं होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से भी एक हैं। सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यापक समर्थन प्रदान करने की योजना के तहत पैक्स को मजबूत करने के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 एफपीओज बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एनसीडीसी को अतिरिक्त ब्लॉक आवंटित किए हैं। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओज को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने 2 राज्य मंत्रियों डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में सोमवार को ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में मत्स्यिकी स्टार्टअप पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। पुरुषोत्तम रुपाला ने देश भर में 138 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली 176 मत्स्यिकी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। पुरुषोत्तम रुपाला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में उपस्थित मछली किसानों और मछुआरों जैसे लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की। मछुआरों और मछली किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान कर्ज माफी योजना के योगदान की सराहना की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मत्स्य पालन क्षेत्र को मछुआरों, मछली किसानों और छोटे पैमाने के उद्यमियों के कल्याण
को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बढ़ती मांग को पूरा करने में मछुआरों और मछली किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और हमारे मछुआरों और मछली किसानों के अमूल्य योगदान को भी मान्यता दी है। भारत में पारंपरिक आर्थिक गतिविधि के रूप में शुरू हुआ मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल चुका है। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत आज तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसमें मछली उत्पादन करने वाले किसानों की बड़ी भूमिका है। भारत का मत्स्य क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हुआ और अब ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। साल 1950-51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021-22 में रिकॉर्ड 162.4 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया। यह प्रजनन प्रौद्योगिकियों के विकास में मत्स्य वैज्ञानिकों के योगदान और मछुआरों, मछली किसानों और उद्यमियों की कड़ी मेहनत से ही मुमकिन हो सका। देश के इन्हीं मछली किसानों और इससे जुड़े लोगों के काम को सम्मान देने के लिए हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1957 में इसी दिन प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही के ओडिशा के अंगुल में हाइपोफिजिशन तकनीक द्वारा भारतीय मेजर कॉर्प्स में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन का मार्गदर्शन किया था, जिस तकनीक ने अंतर्देशीय जलीय कृषि में क्रांति ला दी थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में मत्स्य किसानों के योगदान की सराहना करने के साथ ही मत्स्य संसाधन प्रबंधन के टिकाऊ तरीकों पर विचार करना है। ये दिन प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए मत्स्य किसानों की भूमिका को स्वीकार करने का है। साथ ही इसका मकसद आधुनिक एक्वाकल्चर तकनीकों को अपनाने, मत्स्य उत्पादकता में सुधार और जलीय संसाधनों के संरक्षण में मत्स्य किसानों के समर्पण और नवाचार पर जोर देना भी है। आज देश का मत्स्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही लाखों मछुआरों समेत 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है। सरकार ने भी मत्स्य पालन क्षेत्र में समग्र बदलाव लाने और देश में नीली क्रांति के जरिए आर्थिक समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2016 में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नीली क्रांति योजना शुरू की गई, जिसने मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय बजट 2018 में 7522.48 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड के साथ फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। 2020 में PM मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई, जिसमें 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की परिकल्पना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी, पहली बारिश और उसके बाद मिलने वाले आम एक अलग ही खुशी का एहसास कराते हैं। अगर इस खुशी को ज़्यादा करीब से महसूस करना चाहते हैं तो चलिए आइए जनकपुर स्थित दिल्ली हाट में हो रहे आम महोत्सव में। फलों के राजा आम का जायका तो आपने ज़िंदगी में ज़रूर लिया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आम की कितनी प्रजातियों से वाकिफ़ हैं तो आपका क्या जवाब होगा। आज मैं दिल्ली में एक ऐसी एग्जीबिशन में मौजूद हूं जहां इतनी तरह के आम, इतनी प्रकार की आम की प्रजातियां मेरे सामने रखी हुई हैं जो कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रदर्शनी के अंदर अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के और देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाने वाली आम की प्रजातियां लोगों के देखने के लिए रखी गई हैं। कुछ यहाँ पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं और लोग यहाँ पर आकर आम की इन प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और इनमें से कुछ को खरीद भी रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में हुए इस आम महोत्सव में आम की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आम उत्पादन करने वाले किसानों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने भी अपने यहाँ विकसित की गई आम की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया। जिसमें जो फ्रंट लाइन में आप देख रहे हैं वो सारी पूसा की वैरायटी है, मिडल लाइन में सारी एक्जोटिक वैरायटी है और उसके बाद जो है वो मदर प्लांट वाली वैरायटी है, जिनके क्रॉस से नई वैरायटी तैयार होती है। उनको ग्राफ्ट करके, क्रॉस करके और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं फिर हमारे पास एक नई वैरायटी होती है। जो वैरायटी देख रहे हैं प्रोमिजिंग वैरायटी है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वैरायटी है कि अंगूर के बराबर आम से लेके बहुत बड़े साइज की आम, जो हमारे खरबूजे वगैरह जैसे ना कहते फजली आम, कुछ में जानता था देसी
प्रजातियों को, और जो यहाँ पर पूसा के द्वारा स्टॉल उन्होंने वैरायटी का नंबर करके जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो रिसर्च करके डेवलप करते हैं, तो बहुत तरह के आम देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वातावरण है। साल 1987 से दिल्ली का आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार हुए 32वें आम महोत्सव को लेकर भी आम प्रेमियों का वैसा ही उत्साह दिखाई दिया। दुनिया में भले ही हजारों तरह के फल हों, लेकिन इस आम महोत्सव में आम की जितनी प्रजातियां हैं और आम के लिए लोगों में जो दीवानगी है, उसे देखकर ये बात कही जा सकती है कि वाकई दुनिया में फलों का अगर कोई राजा है तो वो आम है। दिल्ली में आमों की इस खास नुमाइश से मालिक अख्तर, DD न्यूज़। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के भाव तेजी के साथ हुए। यहां 8 जुलाई को इसका भाव 6,820 रुपए था, जो 10 जुलाई को 15 रुपए चढ़कर 6,835 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 8 जुलाई को इसका भाव 6,100 रुपए था, जो 10 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6,110 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहां 8 जुलाई को मसूर का भाव 6,895 रुपए रहा। 10 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,900 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 8 जुलाई को इसका भाव 6,780 रुपए था। 10 जुलाई को ये 100 रुपए लुढ़क कर 6,680 रुपए रह गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। एग्वाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 8 जुलाई को पीली मक्का का भाव 2,100 रुपए था। 10 जुलाई को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2,120 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जुलाई को मक्का का भाव 2,175 रुपए था, जो कि 10 जुलाई को 5 रुपए चढ़कर 2,180 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की ही बदायूं मंडी की बात करें तो यहां भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 8 जुलाई को मक्का का भाव 1,765 रुपए था, जो 10 जुलाई को 5 रुपए बढ़कर 1,770 रुपए क्विंटल पर हो गया। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में 8 जुलाई को मक्का का भाव 2,510 रुपए था। 10 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 2,520 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान धान, मक्का, कपास और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ मक्का को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए इनके बीजों को साइंट्रानिप्रोल और थायोमेथोक्सम से उपचारित जरूर कर ले। आंध्र प्रदेश में ही कपास को भी रस चूसक कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए फसल के शुरुआती विकास के चरण में बीजों को इमिडाक्लोप्रिड से उपचारित करें। इस मौसम में आम और चीकू में जाला कीट का खतरा रहता है। ऐसे में यहाँ किसान आम और चीकू में इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें।
आंध्र प्रदेश में बाजरा की फसल में 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डालें। आंध्र प्रदेश में इस समय मूंग की IPM 2-14 किस्म और उड़द की PU 31 किस्म की बुआई कर ली। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। आंध्र प्रदेश में इस समय अरहर की बुआई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के आम किसान सूखी शाखाओं और क्रिस क्रॉस शाखाओं की छटाई कर लें। तेलंगाना के किसान अरहर को 15 जुलाई तक बो सकते हैं। यहाँ अरहर को कपास, मक्का, ज्वार, सोयाबीन के साथ एकल फसल के रूप में या फिर अंतः फसल के रूप में भी बोया जा सकता है। तेलंगाना में ही मूंग और उड़द की फसल भी किसान 15 जुलाई तक बो सकते हैं। इन्हें भी एकल फसल के रूप में या कपास और मूंग के साथ अंतः फसल के रूप में बोया जा सकता है। तेलंगाना में मध्यम एवं लंबी अवधि वाली मक्के की किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही मक्का को फॉल आर्मीवर्म से बचाने के लिए इसकी फसल में नीम के तेल का छिड़काव करें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से नियमित सुनवाई करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 27 जुलाई तक अपने अपने पक्ष में दस्तावेज दाखिल करने को कहा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। सोमवार को 20,000 अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को बालटल आधार शिविर से जाने की अनुमति दी गई, जबकि पहलगाम से यात्रा सामान्य रूप से जारी है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। बस में 35 से 40 लोग सवार थे। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तिगड़ी मोड़ के पास स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी साजिश मामले में दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापे शोपियां और पुलवामा जिलों में मारे गए। छापे के दौरान गैर कानूनी व आपत्तिजनक सामग्री और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस की विशेष जांच इकाई ने पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किश्तवाड़ जिले के छात्र तहसील में रहलटल गांव में छापे मारे गए हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों के धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इंडिया गेट के नजदीक शेरशाह रोड कट के पास सड़क धंसने के कारण सी हेक्सागन पर यातायात प्रभावित हुआ। मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा।
वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां रात दिन राहत एवं बचाव कार्य में मसरूफ। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। एफपीओस के माध्यम से पीएससीज को मजबूत करना विषय पर 14 जुलाई को नई दिल्ली में होगा मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुआ मुख्य सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्रों में स्टार्टअप द्वारा की गई पहलों का किया मूल्यांकन। पीएमएमएसवाई योजना गतिविधियों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी की साझा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाजें